सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोग न्यूक्लियस वाला हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। उससे आगे करेंगे कंटिन्यू। आज हमने पढ़ना है साइज ऑफ न्यूक्लियस वाला टॉपिक। हेडिंग लगा दो, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली आप समझ सकते हो। तो आप लिखना एक्सपेरिमेंटली। वैसे तो हमने बताया था कि न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली उसका रेडियस 10⁻⁻⁴ टाइम्स 10⁻⁴ टाइम्स स्मॉलर है। 10,000 गुना एटम के रेडियस से कम होता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट हुआ, ये लिखो। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, डिक्टेट कर रहा हूं बच्चे, लिख लो। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, experimentally it is found that volume of nucleus is directly proportional to the number of nucleons in it. Volume of nucleus is directly proportional to number of nucleons in it. Directly proportional to number of nucleons. यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन है ना न्यूक्लियस की, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट, उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा यू कैन से दैट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस का साइज उतना ही बड़ा होगा। यस और नो स्टूडेंट्स? न्यूक्लियॉन्स हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। वेदर इट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इकट्ठा करके न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाउ जितने ज्यादा ये पार्टिकल्स होंगे, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, ऑब्वियसली न्यूक्लियस का साइज उतना ही ज्यादा होगा। तो नाउ बच्चे, यहीं से हमारे पास साइज निकल के आएगा। तो दैट इज व्हाट वी कैन से, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को वी कैन राइट मास नंबर। तो वॉल्यूम अगर न्यूक्लियस आप ऐसे समझो, दिस इज न्यूक्लियस। तो बेटा इसका अगर रेडियस हम लोग ले लेते हैं, न्यूक्लियस का रेडियस r, तो हमें इसी का रेडियस ही हमें चाहिए न्यूक्लियस का। मान लो ये न्यूक्लियस है, तो वॉल्यूम आएगी बेटा इसकी 1/4/3 पाई आर क्यूब, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे, वी डोंट नो, अलग अलग। तो इट विल कंटेन सम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लाइक दिस। इस तरह से। तो मान लो कि ये जो सर्कल वाला है, इसको मैंने, दिस इज प्रोटॉन, और डॉट जो हमने लिया है दैट इज न्यूट्रॉन। तो जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी इन पार्टिकल्स की, उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टुगेदर इट इज कॉल्ड मास नंबर। तो बेटा वी कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, चलो यहाँ 4/3 इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, दिस इज ए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी बच्चे Z प्लस एन, ये तो बन गया ना Z प्लस एन। यस और नो? यस सर। तो यहां से आप रेडियस निकालोगे, तो टेकिंग क्यूब रूट और बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो।
तो वी कैन से दैट वट यहाँ कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा 4/3, यहाँ के ले लेते हैं कांस्टेंट, आर क्यूब इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, और ये 4/3 पाई, इसको भी उधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया 3/4 पाई इंटू ए, ये आ गया। यहां से अगर हम लोग आर कैलकुलेट करें तो आर विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3k डिवाइडेड बाय 4 पाई होल रेज टू पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3। मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। तो आर क्यूब का तो आर रह गया और बाकी सबकी पावर 1/3 बन गई। अब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे 3k/4 पाई, इसकी हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, मतलब दिस वैल्यू 3/4 पाई, ये तो हमें पता ही है वैल्यूज अलॉन्ग विद दिस कांस्टेंट के। ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही करना है। तो फाइनली व्हाट वी गेट, इसके लिए हमारे एक रिजल्ट आ गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट कहते हैं इसको, ए रेज टू पावर 1/3, यानी ये सारा कांस्टेंट जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट, एंड दिस आर नॉट इज गिवन बाय, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे की बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस होल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने आर नॉट से दिखाया। So now what is the value of R naught? It is 1.2 Fermi. R naught की वैल्यू है 1.2 फर्मी। तो आपको पता है 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, तो या तो फर्मी में लिखो 1.2 फर्मी, और यू कैन राइट इन मीटर्स 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। So this is how you can get radius of a nucleus is equal to 1.2 Fermi into mass number of that nucleus raised to power 1/3. So this is the size of nucleus. Using this formula we can get size of nucleus. Is it clear बच्चे? Yes or no? Yes. Very easy topic, कोई इसमें कुछ नहीं करना। We have just given experimentally that volume is directly proportional to the mass number, and rest you can calculate just by using the formula of volume 4/3 pi r cube। रेडियस निकालना है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, नोट कर लो इसको, फिर आगे चले। Done, sir. ओके, अब बेटा न्यूक्लियस का साइज हो गया, ये है जैसे 1.2 फर्मी। अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा सा और कर लेते हैं इसमें। सपोज अब जैसे मैं आपको बोल लूं फाइंड द साइज ऑफ, फाइंड साइज ऑफ नाइट्रोजन 714 न्यूक्लियस। नाइट्रोजन 714 न्यूक्लियस का साइज निकालो बच्चे। तो बेटा इसका क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आप इसको सॉल्व करोगे, z की वैल्यू है बच्चे 7, हमें तो a चाहिए होता है, तो a इज 14, दैट इज मास नंबर गिवन टू अस, जो ऊपर लिखा है दैट इज मास नंबर। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला r इज इक्वल टू r0 इंटू a रेज टू पावर 1/3, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से r0 की वैल्यू 1.2 फर्मी, a की वैल्यू 14 रेज टू पावर 1/3, तो ये आंसर फर्मी में आएगा क्योंकि हमने r0 की वैल्यू फर्मी में डाली है। तो क्यूब रूट ऑफ 14 इट विल बी 2.1 समथिंग, ऐसा कुछ आने वाला है, 2.2 के आसपास कोई वैल्यू आएगी। क्यूब रूट ऑफ 14 अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ बच्चे, अप्रोक्सीमेटली। तो दिस मच फर्मी, तो रेडियस इज हाउ मच,
24 24 4 6, so radius is approximately, it is 2.64 Fermi, or you can say that 2.64 into 10 raised to power minus 15 meter. समझ आ गया students? So this is a very simple formula to calculate the size of nucleus. Is there any doubt? No, sir. The only thing which we need to calculate the size of a nucleus, that is its mass number, nothing else. एक mass number चाहिए उसका, how many neutron and proton in total that nucleus have. चलो बच्चे, अब हम लोग निकालेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. ये डन सबका, मैं इसको रब कर रहा हूं. नाउ वी हैव डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो अब हेडिंग लगा दो न्यूक्लियर डेंसिटी. वी नो दैट डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. अब जैसे कि हमें पता है बच्चे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर इक्वल ऑलमोस्ट. हालांकि न्यूट्रॉन्स इज अ लिटिल बिट हैवियर देन प्रोटॉन. तो ओवरऑल जो हम लोग मास लेते हैं न्यूक्लियस का, तो दैट विल बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टुगेदर. एवरेज मास हम उन्हीं का लेते हैं. मतलब आप ये समझो, अब न्यूक्लियस बना किससे है? न्यूक्लियस बना है न्यूक्लियन से, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से. तो जितने प्रोटॉन्स हैं उनका मास देख लो, जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास देख लो. इन टोटल जो मास बैठेगा, जितने भी प्रोटॉन्स हैं जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं टुगेदर, उनका जितना टोटल मास बैठेगा दैट विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियस. उसकी एवरेज वैल्यू हम लोग ले सकते हैं. हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बट हाँ अभी के लिए हम लोग एवरेज ले सकते हैं. तो बेटा मास ऑफ न्यूक्लियस पहले तो हम यही निकालेंगे. न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या होगा? न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला, न्यूक्लियर डेंसिटी को डिनोट करेंगे बच्चे रो से. रो से डिनोट करते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. यही फॉर्मूला है. वेयर व्हाट इज एम, लिख लेना बच्चे. एम हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस. कैसे कैलकुलेट करें? एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस. अच्छा, न्यूक्लियस का मास इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियन. अच्छा, प्रॉपर करके लिखते हैं, ऐसे नहीं आए. मास ऑफ वन प्रोटॉन, न्यूक्लियन ही करके लिख लो बच्चे. मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. मतलब जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो हमें न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा. अब अगेन आई एम सेइंग, मैंने यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इनका मास ऑलमोस्ट बराबर है. यस और नो? न्यूक्लियन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है, तो अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा ही लिख दिया. तो एक न्यूक्लियन के मास को स्मॉल एम कहते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को कैपिटल ए है, यानी हाउ मेनी न्यूक्लियंस दैट न्यूक्लियस हैव इन टोटल, व्हिच इज कैपिटल ए. तो ये आ गया बच्चे हमारे पास मास ऑफ. अच्छा, इसमें स्मॉल एम की वैल्यू तो आपको पता ही होगी. वैसे स्मॉल एम की वैल्यू फिक्स है बेटा. स्मॉल एम की वैल्यू होती है, दिस इज मास ऑफ वन प्रोटॉन व्हिच इज 1.66 approximately 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. तो ये हमें पता है एक न्यूक्लियन का मास, चाहे वो प्रोटॉन का ले लो चाहे वो न्यूट्रॉन का ले लो, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. नाउ मास पता चल गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं डेंसिटी. मास की जगह आएगा m इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह आएगा 4/3 पाई
r cube if r is the radius of our nucleus. Now we know that कि बेटा radius r cube जो होता है that is directly proportional to a naught. Oh sorry, r cube is directly proportional to mass number. हमने अभी पीछे पढ़ा था, मतलब वॉल्यूम जो है that is directly proportional to mass number. तो यहां से if I calculate r, तो r will be equal to हमने लास्ट टाइम ही निकाला है ऐसे, r will be equal to r naught times a raised to power 1 by 3, a raised to power 1 by 3. और यहां से if I calculate r cube again, तो r cube will be r naught cube into a, क्यूब कर दिया दोनों साइड. तो ये r cube की वैल्यू ये डालेंगे जो पिछला टॉपिक था, तो डेंसिटी आ जाएगा मास इंटू एरिया, मास इंटू मास नंबर डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब की जगह वी विल राइट r नॉट क्यूब इंटू a. नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मास नंबर और मास नंबर कट गया और जो कुछ हमारे पास बचा है वो सारी चीजें कांस्टेंट है. नाउ इट मींस दैट कि न्यूक्लियस की डेंसिटी चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो कांस्टेंट आएगी. देख लो ध्यान से, this entire number, anything which is left here, that is a constant. इसका मतलब है किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है, चाहे आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लो, चाहे आप बहुत बड़ा न्यूक्लियस ले लो, यूरेनियम का, थोरियम का, या व्हाटएवर एनी अदर न्यूक्लियस, गोल्ड का न्यूक्लियस, सिल्वर का न्यूक्लियस, every nucleus have same density because its density is constant, everything is constant. Yes or no, students? Yes, sir. तो यहाँ से काफी सारे कई बार ऐसे पूछते हैं आपसे कंफ्यूजन करने के लिए, पूछ लेते हैं कि वी हैव टू न्यूक्लियस, one having mass number equal to 2, one having mass number is equal to 2 units, and other is having a mass number equal to 235. So which is having more density? तो नॉर्मली गलती कर देते हैं बच्चे कि एक का मास नंबर 2 है, दूसरे का 235 है, तो 235 वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी. ऐसा नहीं है, डेंसिटी इज फिक्स्ड, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है. यहाँ आपको ध्यान रखना है चाहे उसका मास नंबर 2 है, 3 है, 4 है या 235 भी है, व्हाटएवर, डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. नाउ if I put all these values in this in these constant, बेटा कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी, कांस्टेंट्स की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी लाइक मास की वैल्यू उतनी है 4/3 पाई, वी नो दैट r naught, we know that it is 1.2 Fermi, every value we know that. If I put all these values, what we get this answer, 2.31 into 10 raised to power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ऐसा यूनिट में बता रहा हूँ, 10 raised to power 17. तो बेटा ये होती है न्यूक्लियस की डेंसिटी और ये फिक्स है, इट इज फिक्स फॉर एवरी न्यूक्लियस, द सेम वैल्यू. अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, a little bit variation it can happen, but overall जो डेंसिटी रहेगी वो यही रहेगी, 10 raised to power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यहाँ तक नोट कर लो बच्चों. Done, sir. ओके. इसके आगे लिखो. अब जो आपको की नोट याद रखना है डेंसिटी में, वो अपना की नोट बना लो. उसमें लिखो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर. नोट करके लिख लेना ताकि याद रहे. न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, साइज डिपेंड करता है, मास नंबर नहीं. इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट
the nuclear density is same for all the atoms. Nucleus density is same for all the nucleus. It means that nuclear density is same. Nuclear density is same for all the nuclei. मतलब जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सबके लिए सेम डेंसिटी आएगी. इसके बाद एक क्वेश्चन करना. तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी. गिवन है, given two nuclei, one is say helium-24 and other one is, ये एटम नहीं है बच्चे, ये न्यूक्लियस है, helium-24 and other is let's say we have this carbon 6 and 13. कार्बन 6 and 13, ये हमारे पास ये दो न्यूक्लियाई है. नाउ फाइंड the ratio of their densities. Find the ratios of their densities. इनकी densities रेशियो निकालनी है. सर जब डेंसिटी सेम होती है तो रेशियो 1 ही होगा. यस यू आर राइट. बस यही तो है, आपको यही याद रखना है कि रेशियो क्या आएगी, 1:1 दोनों की, क्योंकि सेम है. चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो, सबकी डेंसिटी बराबर है, तो रेशियो आएगी 1:1. दैट इज बिकॉज डेंसिटी इज सेम, क्योंकि डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, इसलिए रेशियो आएगी 1:1. चलो ठीक है, यही मैं बता रहा था. ये न्यूमेरिकल भी यही इंडिकेट करना चाह रहा है कि डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो सेम है. तो बच्चे न्यूक्लियस की कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियस इज कंपोज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. वन इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. and what is the size of nucleus and what is the nuclear density. So everything जो आपने पढ़ लिया, that is this about the nucleus composition. इसके बाद हमने पढ़ा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मास लगभग इक्वल है. मोस्टली तो हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम ही लेके चलते हैं, बट हाउएवर न्यूट्रॉन इज अ लिटिल बिट हैवियर देन प्रोटॉन, बट फिर भी हम सेम ही लेते हैं. एंड बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे, तो वो सारे इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें कि न्यूक्लियस का ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है. तो न्यूक्लियस को हम लोग सफेरिकल शेप का मानते हैं, बट हाँ देयर इज 10% डेविएशन. ऐसे तो सफेरिकल शेप का है, ये वैसे आप याद रख लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ. अभी तक हमने जो लिया, देखो हमने स्फीयर मान के उसको वॉल्यूम कैलकुलेट किया 4/3 πr³. मतलब वी आर टेकिंग न्यूक्लियस शेप एज अ spherical shape, but actually there is some deviation of about 10% in some nucleus. तो हर बार spherical shape नहीं होती न्यूक्लियस की, बट हमारे कोर्स के हिसाब से हम उसे spherical ही मानेंगे. यहाँ तक हो गया बेटा, डन सबका? यस. नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज अबाउट न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हैं. मतलब हम लोग पॉइंट्स में ही लिखेंगे कि व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स. मैं डिक्टेट करो तो करता रहूंगा, आपने लिखते रहना है. सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, चीज है. ये सिर्फ रफ डायग्राम है, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है.
जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसा कुछ, या कुछ प्रोटॉन्स हैं कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, मान लो ये we have these 2 protons and we have some neutrons in it also, something like this. now बेटा ये तो हमने कहा कि these are neutrons, तो ये तो न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं they are positively charged। तो क्या होगा कि अगर ये मैं प्रोटॉन ले रहा हूँ यहाँ साइड में, इसको मैंने कहा दिस इज प्रोटॉन, और जो ये वाला सर्कल है दैट मीन्स दिस इज न्यूट्रॉन। वन इज प्रोटॉन एंड अदर इज न्यूट्रॉन। नाउ प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे इधर को फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये वाला प्रोटॉन इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगी। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगी तो प्रोटॉन रिपेल होंगे, और अगर प्रोटॉन बेटा रिपेल होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा, और न्यूक्लियस टूट जाएगा इस रिपल्शन की वजह से, और फिर ये सारे पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट हमें पता है एक्चुअली ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्टेबल चीज, वेरी वेरी स्टेबल एंटाइटी। नाउ एक्चुअली व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्रोटॉन, इससे भी ज्यादा पावरफुल फोर्स है विद इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल फोर्स है विद इन द न्यूक्लियस, एंड दैट पावरफुल फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लग रही है, जितनी ज्यादा इनके रिपल्शन है उससे ज्यादा पावरफुल फोर्स इनमें एक अट्रैक्शन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ Fn व्हिच इज न्यूक्लियर फोर्स। एंड दिस अट्रैक्शन इज नॉट ओनली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, this attraction is also in between neutron and neutron, and this attraction is also between a proton and another neutron। मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर फोर्स को कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है या न्यूट्रल है, व्हाटएवर, दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स between a proton and proton, between a neutron and neutron, and between a proton and neutron also। are you getting my point बच्चों? Yes, sir. sir. And this force is very very strong as compared to this electrostatic force। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कब की ओवरकम हो चुकी है, ये बाहर तो क्या जाएंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कब की ओवरकम हो चुकी है, मतलब ये प्रोटॉन सेपरेट नहीं हो सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, एंड दैट इज द रीजन कि न्यूक्लियस स्टेबल है। और ऐसे ही हर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो क्या किसी के मन में कोई और क्वेश्चन आ रहा है अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है बेस्ड ऑन दिस? ये तो समझ आ गया कि न्यूक्लियस कभी ब्रेक नहीं होगा, और मतलब अपने आप कभी ब्रेक नहीं होगा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, पार्टिकल सेपरेट होंगे और न्यूक्लियस टूट जाएगा, एक्सपैंड होके ये पार्टिकल्स खुल जाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस ने ब्रेक नहीं होना बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई और क्वेश्चन? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने तो ये पार्टिकल अट्रैक्ट भी होंगे, बल्कि इनको तो अपार्ट होने के बजाय दे शुड अट्रैक्ट, ये तो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाने चाहिए और चिपक जाने चाहिए। मतलब एक टाइम आएगा सारे न्यूक्लियस चिपक जाएंगे, सारे न्यूक्लियॉन्स चिपक जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ क्लब हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ भी क्लब कर जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो इस तरह से तो न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा बिल्कुल। इफ दिस फोर्स इज दिस मच अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज वेरी वेरी पावरफुल, और इससे ज्यादा पावरफुल फोर्स नहीं है, तो सारे न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट होके अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस ही कोलैप्स कर जाएगा। बट हमें पता है ऐसा भी नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. देखो रिपल्शन
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसको ओवरकम कर लिया न्यूक्लियर फोर्स ने, क्योंकि हमने कहा अट्रैक्टिव फोर्स है। नंबर 1 पॉइंट, ये अट्रैक्टिव फोर्स पावरफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो दैट इज वाई एक्सपैंड होके टूटता नहीं है न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी समझ आ गई। बट दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दिस फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर, तो जब ये न्यूक्लियॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो थोड़ी देर के बाद ये अट्रैक्ट होके क्लब कर जाएंगे, ये अट्रैक्ट होके क्लब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हर पार्टिकल के बीच में है फोर्स। तो इस तरह से तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा और न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द रीजन बीइंग कि न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फोर्स। It is not always attractive in nature. It depends on the distance between the two particles. ये हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की रेंज तक ये अट्रैक्टिव रहेगी। जब पार्टिकल्स व्हेन दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, देन दिस फोर्स विल बिकम रिपल्सिव। ये फोर्स रिपल्सिव नेचर की हो जाती है और ये फिर पार्टिकल को रिपेल करती है, और पार्टिकल रिपेल होते हैं, फिर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जाकर फिर से ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाती है। पहले रिपेल करती है, फिर अट्रैक्ट करती है, फिर रिपेल करती है, फिर अट्रैक्ट करती है, लेकिन ना तो ये बहुत ज्यादा कोलैप्स करने देती है, ना बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने देती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? So this is how nucleus is stable. Yes. चलो ये सब बातें मैं लिखूंगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग देम. If you want to make this diagram for your reference, you can make it. Now बेटा न्यूक्लियर फोर्स लिखते हैं, लिखो. The force between नॉर्मली तो अट्रैक्टिव फोर्स से बोलते हैं, बट हम लोग अट्रैक्टिव नहीं बोलेंगे, हम फोर्स बोलेंगे. द फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, the force between the two nucleons, force between the two nucleons inside the nucleus, force between the two nucleons inside the nucleus is nuclear force. Force between the two nucleons inside the nucleus is called nuclear force. तो अब आपने ये पॉइंट्स बनाना शुरू कर देना है. पहला पॉइंट जो मैंने बता दिया, इट इज द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स. नंबर 1 पॉइंट, ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच वाली फोर्स है. नंबर 2 पॉइंट, बेटा इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. It is strongest force in nature. अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻38 टाइम्स. मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. और इफ आई कंपेयर इट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, so it is around, you can say that approximately 50 to 60 times stronger than 50 to 60, ऐसे लिख लो, 50 to 60 times stronger than इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है. एंड दैट इज द रीजन कि जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, उसको ओवरकम कर पा रही है ये वाली फोर्स. तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. इसके अलावा बच्चे और क्या लिखोगे? ये सारे पॉइंट्स अब आप इकट्ठे करते रहो.
about the nuclear force. Nuclear force is extremely short range force. ये शॉर्ट रेंज यानी जब बहुत कम डिस्टेंस होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, आपको पता है एटॉमिक लेवल पे चल रही है बातें, एटम के अंदर है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जाके हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फोर्स है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर, नहीं, डिस्टेंस इस बार मीटर में ले ही नहीं रहे, डिस्टेंस इस बार हम लोग फर्मी में ले रहे हैं। फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर, इतने कम डिस्टेंस पे चलेंगे हम लोग, इतने ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस पर, यानी बहुत शॉर्ट रेंज है, बहुत छोटे डिस्टेंस तक ही ये फोर्स लगती है। उसके बाद जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी हम एटॉमिक लेवल से बाहर आते हैं, न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, तो फिर दूसरी फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगती। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की, लेकिन इसकी जो रेंज है वो सिर्फ बहुत कम रेंज है। ये विद इन द न्यूक्लियस ही लग सकती है, इतनी रेंज में ही। तो आप लिखोगे इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी जो रेंज है बहुत कम है, इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब भी लिख लो, इट मीन्स दिस फोर्स is operative, it means this force is operative when, ये कब लगेगी, कब ऑपरेशन में आएगी, this force is operative when distance between the nucleons, when distance between the nucleons is of the order of few फर्मी मीटर, फर्मी को कई बार फेम्टोमीटर भी कहते हैं, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फेम्टोमीटर। लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स? यस सर। तो अभी और भी हमने काफी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और भी जानना है। बहुत छोटी रेंज पे लगती है ये फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, ये मैं रब कर रहा हूँ ऊपर ऊपर से बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होती है, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। मतलब अभी तक हम लोग कहते थे कि एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर पे लग रही है फोर्स। Force is acting along the line joining the centers of the two body, like gravitational force, electrostatic force. पर न्यूक्लियर फोर्स ऐसी नहीं है, ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगती। So it is a non-central force, that is, it does not act along the line, that is, it does not act along the line joining, it does not act along the line joining the nucleons. ऐसा नहीं है कि ये हमारा एक न्यूक्लियन है, इसका सेंटर ये रहा, ये दूसरा न्यूक्लियन है, इसका सेंटर ये रहा, इनको ज्वाइन किया तो ये फोर्स यहाँ लगेगी, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होती, सेंटर टू सेंटर नहीं लगती। So it is a non-central force basically. वैसे तो ये आपका पॉइंट नहीं है हमारे फोर्स का, बट फिर भी लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन। वैसे तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मतलब हम लोग इसमें नहीं करेंगे, बट फिर भी आप लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन पे भी डिपेंड करती है बेटा ये। इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्पिन of the nucleon।
मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन्स, उनके स्पिनिंग मोशन पे भी डिपेंड करती है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स एडअप हो जाती है और यू कैन से दैट की इंक्रीज हो जाती है, डबल अमाउंट से डबल हो जाती है। तो ये स्पिन पे भी डिपेंड करती है, तो यू कैन से दैट इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। इसके बारे में आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे कि ये स्पिन पे डिपेंड करती है। अभी के लिए हमने सिर्फ एक पॉइंट लिख दिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन इलेक्ट्रिक, वो तो हमें पता ही है। मेन आपने लिखना है न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जितनी फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगी उतनी ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, चाहे वो चार्ज है या नहीं है, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, चार्ज इंडिपेंडेंट है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसका क्या मतलब है आगे लिख लो, इट मीन्स दैट magnitude of nuclear force is same, magnitude of nuclear force is same between proton and proton. Number one is same between proton and proton. Number two, proton and neutron. And number three, neutron and neutron. कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज है या नहीं, neutron and neutron. So this force is charge independent. So तो ये आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। एक चीज और लिखवानी है आपको, तो बेटा यहाँ तक लिख लिया। फिर अट्रैक्टिव लिखें या रिपल्सिव लिखें? अभी तक हमने ये नहीं बताया कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। So the last point, and it is very important point regarding the nuclear forces, that is this. सबसे पहले तो आप ये लिखोगे न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। एक बारी के लिए तो यही लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट अप टू अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, अट्रैक्टिव है लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस तक, अप टू अ सर्टेन मिनिमम सेपरेशन, लिख लेना, up to a certain minimum separation between the nucleons, up to a certain minimum separation between the
न्यूक्लियॉन, उसके आगे कंटिन्यू रखोगे। इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स या सेपरेशन, if separation between nucleons becomes less than this minimum separation, if separation between nucleons becomes less than this minimum separation then nuclear force becomes repulsive in nature. यानी बेसिकली तो ये अट्रैक्टिव नेचर की है, बट एक मिनिमम डिस्टेंस अचीव करने के बाद दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्सिव काइंड की हो जाएगी। देन न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स रिपल्सिव इन नेचर। बच्चों ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो Yes, ऐसा sir. नहीं है कि ओके ऐसा नहीं है कि हर बार ये अपने पास वही रहेगी। आप नोट करो, एक मिनट, अभी एक छोटा सा और करेंगे हम लोग, देन फिर करेंगे क्लास बंद। अब एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से थोड़ी वेरिएशन का पता चलेगा कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे अट्रैक्टिव हो जाती है, फिर रिपल्सिव हो जाती है। रीजंस नहीं है हमारे पास, अभी तक हमारे सिलेबस में रीजंस नहीं है, और एक्चुअली डिस्कवरी है, रिसर्चेज हो रही हैं लगातार कि क्या रीजन है कि ऐसे नेचर है। ये तो सब हमने सिर्फ कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमें समझ में आया कि न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसी हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरीज नहीं है हमारे पास इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, है थ्योरीज। युकावा ने एक थ्योरी दी थी, मिजॉन थ्योरी। अगर कोई करना चाहे सर्च तो वो कर सकता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, वैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है। युकावा एक, यू कैन से दैट, साइंटिस्ट था जिसने मिजॉन थ्योरी दी थी। मिजॉन थ्योरी के बेसिस पर उसने कहा था कि न्यूक्लियर फोर्सेस, इस मिजॉन पार्टिकल होता है एक बेसिकली, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, सिर्फ यही पार्टिकल्स नहीं होते, वी हैव सो मेनी अदर पार्टिकल्स विच आर वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज। तो एक मिजॉन पार्टिकल होता है, जब वो मिजॉन पार्टिकल एक्सचेंज होता है बिटवीन अ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समथिंग लाइक दिस, तब जाकर बच्चे जो है न्यूक्लियर फोर्सेस लगती हैं। तो समथिंग लाइक दिस, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो वो जाके चेक कर सकता है मिजॉन, युकावा की मिजॉन थ्योरी फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस, बट हमने नहीं करनी है। थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूंगा आपको इफ यू वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाओ यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन, हेडिंग लगाओ, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड graph between potential energy and separation between the nucleons and separation between the nucleons. तो बेटा इस एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। In this axis we have potential energy and potential energy is measured in mega electron volts.
पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले रहे हैं। एंड ऑन दिस एक्सिस, एक एक्सिस बच्चे हमारा यहाँ है, another axis is this, and on this axis I am taking distance, separation between the nucleons, let's say r क्या है, यहाँ लिख देता हूँ r, separation between the nucleons, separation that we are considering here, that is in Fermi, क्योंकि हमें पता है Fm Fermi में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे ऑर्डर पे लगती हैं फोर्सेस। यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग कर लो बेटा। लेट्स से दिस मार्क इज 0, वी नो दैट दिस इज 0। इसके ऊपर आप कह सकते हो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके नीचे आप कह सकते हो -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद उसके ऊपर जाएंगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये हमने यहाँ पे एनर्जी एक्सिस लिया, पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, एंड दिस वन इज सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। सेपरेशन भी हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है, लाइक 1 फर्मी, दिस इज बच्चे 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, हम न्यूक्लियर लेवल पे हैं, एटॉमिक स्केल पर है। नाउ ये ऑब्जर्व हुआ कि 3 फर्मी के बाद तो न्यूक्लियर फोर्स लगती ही नहीं है, यानी न्यूक्लियर फोर्स की रेंज अप्रोक्सीमेटली 3 फर्मी है। मतलब 3 फर्मी के बाद, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 3 फर्मी, ध्यान से सुनना, if distance between proton या फिर proton and neutron, whatever any two nucleons, if it is greater than 3 फर्मी, तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी 0 समझो, पोटेंशियल एनर्जी 0 यानी फोर्स नहीं लग रही है। फिर जैसे जैसे अगर हम लोग सेपरेशन को कम करें, 3 से कम आए, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी जो है, नाउ इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होना शुरू हो रही है बच्चे, ध्यान से देखो। सेपरेशन जैसे जैसे कम हो रही है, उधर से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव साइड। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, एंड इट विल अचीव अ मिनिमम वैल्यू, लेट्स से दिस इज अ लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके नीचे नहीं जाएगी। तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, इट विल अचीव अ मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। तो बेटा ये जो मिनिमम डिस्टेंस मैंने आपको बताया था यहाँ पे, याद है ना आपको, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी के पास ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे। मतलब आप ऐसा समझो कि 1 फर्मी, दिस मिनिमम डिस्टेंस, इट इज r0 बेटा, दिस इज r0 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी, या थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, 1.2 फर्मी, 1.1 फर्मी, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज मिनिमम सेपरेशन। इसको हम लोग कह सकते हैं, यू कैन से दैट, वैसे तो हम लोग मिनिमम सेपरेशन ही कहते हैं, बट क्रिटिकल कह सकते हो आप इसे, क्रिटिकल सेपरेशन। मतलब इससे ज्यादा अगर सेपरेशन है पार्टिकल्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से दैट कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज डिक्रीजिंग। बट इससे कम अगर आप और ज्यादा क्लोज लेके आओगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इट इज मिनिमम सेपरेशन up to which nuclear force is attractive, minimum separation up to which nuclear force is attractive। ये वो सेपरेशन है जहां तक न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव रहेगी, एंड इससे अगर कम डिस्टेंस हो तो वो रिपल्सिव हो जाएगी हमारी न्यूक्लियर फोर्स। अब देखना, R0 से कम जब हम लोग आएंगे, तो धीरे धीरे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर 1 फर्मी से भी कम डिस्टेंस हो गया, नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट इज इंक्रीजिंग नाउ इन द पॉजिटिव साइड लाइक दिस। बेटा दिस इज ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्राफ को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए,
and let's say this point is B and let's say this point is, अब यहाँ तक ही जा रहे हैं हम लोग, C. Now बेटा from A to B, A से लेके B तक अगर आप देखोगे, A से लेके B तक potential energy decreases. Potential energy decreases with the decrease in distance. जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. नाउ फ्रॉम B to C, उल्टा हो गया. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन R. R अभी भी डिक्रीज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अब इंक्रीज होना शुरू होगी पॉजिटिव साइड पे. तो पोटेंशियल एनर्जी का कम होना विद R, इस रेंज में हम लोग कह सकते हैं कि हमारी फोर्स जो थी वो अट्रैक्टिव फोर्स थी न्यूक्लियस की. इस रेंज में कह सकते हैं फोर्स अट्रैक्टिव थी न्यूक्लियस की. मतलब बेटा जब तक ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव एक्सिस पर है तब तक अट्रैक्टिव है फोर्स. जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव एक्सिस को क्रॉस करेगी, अब इसमें भी मैं यहाँ तक अट्रैक्टिव है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे और दे दो, लेट्स से दिस पॉइंट इज D, एक पॉइंट बीच में D आ गया. अब ये जो सेकंड वाला केस है B से लेके C तक, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. आई एम डिवाइडिंग दिस इन टू पार्ट्स. एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि फोर्स एकदम से अट्रैक्टिव से रिपल्सिव हो गई. जब तक कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं होती, यानी जब तक यहाँ पर D को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमारी पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिपल्सिव नहीं होती. जब तक जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तब तक आप कह सकते हो कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. हाँ, अमाउंट ऑफ फोर्स थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. आपको मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स? यस और नो एवरीवन? yes मतलब पहले ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन हो रही थी क्योंकि कम होती जा रही है. जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन. फिर नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है. B से लेके D तक नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, फिर जीरो पे पहुंचेगी. तो अट्रैक्शन तो अभी भी है B से लेके D तक, बट अट्रैक्शन थोड़ी लेस पावरफुल है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की. तो वी कैन नॉट से कि B से लेके C तक हर टाइम रिपल्सिव फोर्स है. नो, B से लेके C तक भी, इसको भी दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. यहां से अब यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट लगा के दो पार्ट्स में, ब्रैकेट लगा के इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. इस वाले पार्ट को B to C, एक तो हम डिवाइड कर रहे हैं B से लेके D तक, B to D, और दूसरा हम लोग डिवाइड कर रहे हैं D से लेके C तक. नेक्स्ट इज B to C. नाउ बेटा B to D वी कैन से दैट इट इज स्टिल अट्रैक्टिव. अभी भी फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव है, बट कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव. है तो अट्रैक्टिव अभी भी B से लेके D तक, बट उस वाले के कंपैरिजन में कम अट्रैक्टिव है, बट कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव क्योंकि अब वो रिपल्शन की तरफ बढ़ रही है. और इसके बाद D से लेके C तक तो बेटा फोर्स कंप्लीटली रिपल्सिव नेचर की होगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो Yes. इसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये वाला जो सेक्शन है D से लेके C तक. तो दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियन. तो न्यूक्लियर फोर्स, हम तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं लेकिन वहां से कंक्लूड कर रहे हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. जब तक हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, यानी A से लेके D तक नेगेटिव है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो से नीचे है, तब तक फोर्स अट्रैक्टिव है. A से लेके B तक अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है. B से लेके D तक अट्रैक्शन है लेकिन लेस पावरफुल है. अट्रैक्शन कम हो रही है और D के बाद तो अट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी रिपल्शन में. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. यस और नो स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. तो बेटा ये था हमारे पास, इसको नोट कर लो पहले. Done, sir. अब इसके बाद ओके, अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखते जाना सबने.
अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बेटा, लिखो इस ग्राफ ग्रुप बनाने के बाद नीचे पैराग्राफ लिखो। When the separation between the nucleons is less than a minimum value, when separation between the nucleons is less than a minimum value R0, R0, when separation between the nucleons is less than a minimum value R0, then nuclear force starts becoming repulsive in nature. Then nuclear force starts becoming, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपल्सिव हो गई, R0 के बाद वो रिपल्शन की तरफ जा रही है। Then nuclear force starts becoming repulsive in nature. And when separation between, यहाँ तक लिख लिया होगा, उसके बाद लिखो and when separation between the nucleons is greater than R0, when separation between the nucleons is greater than R0, then nuclear force is attractive. The nuclear force is attractive. यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, the attraction is responsible for holding the nucleus. The attraction is responsible for holding holding the nucleons लिखना. The attraction is responsible for holding the nucleons together. The attraction is responsible for holding the nucleons together. But repulsion, I repeat, attraction is responsible for holding the nucleons together, but repulsion within a minimum distance, keeps nucleus safe. But repulsion within the minimum distance keeps nucleus safe from being collapsed. I repeat, but repulsion within the minimum distance keeps nucleus safe from being collapsed. Sir, I think आपको nucleus से क्या कह रहे हैं बेटा? सर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियस, इस केस में न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस कोलैप्स नहीं करेगा. I repeat, but repulsion within the minimum separation या minimum distance, repulsion within the minimum distance keeps nucleus safe from being collapsed. Keeps nucleus safe from being collapsed. Obviously nucleus safe रहेगा. Otherwise क्या होता? अगर अट्रैक्शन ही होती रहती, मैं शुरू में समझा रहा था आपको, तो अगर ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव काइंड की होती तो इससे तो क्या होता, सारे के सारे पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे हो जाते और कोलैप्स कर जाता पूरा का पूरा न्यूक्लियस. बट होगा ये कि एक मिनिमम सेपरेशन के बाद आकर ये फोर्स रिपल्सिव बन जाती है, जिससे कि वो प्रोटॉन क्लोज तो आते हैं एक दूसरे के,
बट बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते क्योंकि उसके बाद रिपल्शन लग जाती है. तो दिस इज हाउ कि वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस एक स्टेबल एंटाइटी है. और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव कम रिपल्सिव, बोथ काइंड ऑफ नेचर. बट हाँ, बेसिकली इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स नाम देते हैं. But after a certain minimum separation between the nucleons, it becomes repulsive in nature, and this is indicated by this potential energy graph. जब तक हमारी पोटेंशियल एनर्जी बेटा पॉजिटिव नहीं होती, तब तक हमारी फोर्स अट्रैक्टिव है. जैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, तब हमारी फोर्स जो है रिपल्सिव हो गई. ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव अट्रैक्टिव है. यहाँ लिख सकते हो ये भी अट्रैक्टिव है. तो अभी भी यहाँ पर भी आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है इसलिए अट्रैक्टिव है. लेकिन इस एरिया में जाके आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है जब तक, तब तक अट्रैक्टिव फोर्स है. जैसे ही बच्चे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, हमारी न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. This is very informative. It is important for all of you to understand the nature of nuclear force. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आज हमारा टॉपिक हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस वाला. And after this we will start with a new topic, that is mass energy equivalence relation. इसके बाद हम लोग आप सिलेबस को चेक करते रहना जो सीबीएसई ने दिया है. अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस से डिलीट हो गए हैं. जैसे कि रेडियो एक्टिविटी का एक टॉपिक हुआ करता था हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी. नाउ इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. तो जो चीज सिलेबस में नहीं है वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ. मतलब as you all know that before 31st of January somehow we have to complete our syllabus, CBSE syllabus, और whatever topics which are left now उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, which are extra topics not mentioned in our syllabus but पहले थे अभी नहीं है. वो भी हमने करने हैं because it is important for all of you for better understanding. तो उसके लिए हम लोग अपने नोट्स में अलग हेडिंग लगाएंगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के नाम से, या डिलीटेड टॉपिक्स. पढ़ेंगे उन्हें भी, बट अभी के लिए नहीं करेंगे. लाइक रेडियो एक्टिविटी इस चैप्टर में नहीं करेंगे. सिर्फ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस. नहीं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बाद वी हैव मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये तो हम पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं. न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ये पढ़ेंगे. तो वो होगा लास्ट टॉपिक. तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 2 क्लासेस या विद इन 3 क्लासेस ये मैं कंप्लीट, मैक्सिमम 3 क्लासेस, अदरवाइज 2 क्लासेस में डेफिनेटली हम लोग इसे कवर कर पाएंगे. एंड आफ्टर दिस बेटा योर एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर, ये जो पूरी यूनिट है ये खत्म हो जाएगी. एंड देन I will start with the new chapter, that is dual nature of matter and radiation. वो भी एक्स्ट्रा क्लास में चलता रहेगा साइड बाय साइड. और मेन क्लास में जब हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी तो हम ऑप्टिक्स तो कवर कर ही रहे हैं उसमें. तो ऑप्टिक्स आपका क्लास में चलेगा, नॉर्मल क्लास में, और बाकी ये जो चैप्टर्स हैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस में चलेंगे. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay, now you can leave. Thank